मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्जाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों व विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चों, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को समय से आरंभ कर सकें। आज का जो सेशन था बच्चों, हम लोग का समास चल रहा था। समास के अंदर हम लोगों ने तत्पुरुष समास को पढ़ लिया, अव्ययी भाव समास को पढ़ लिया, उसके अंदर 6 विभक्तियों को पढ़ लिया और नई समास को पढ़ लिया। आज हम समास के ही अंदर पढ़ेंगे कर्मधारय समास के ऊपर। आज हम कर्मधारय समास के ऊपर चर्चा करेंगे और रोज की तरह जैसे 2 लाइनें लेके आता था वैसे ही आज का सुविचार है। मनुष्य की सुंदरता उसके रूप रंग वेशभूषा के आधार पर नहीं होती। मनुष्य की सुंदरता उसके गुणों, उसके चरित्र, उसके स्वभाव, उसकी वाणी के आधार पर होती है। तो मनुष्य की सुंदरता क्या है? वेशभूषा, रूप रंग नहीं। मनुष्य की सुंदरता उसके गुण है, उसके स्वभाव है, उसकी वाणी है, उसके चरित्र है। तो चलिए आते हैं सेशन की तरफ। आगे जब सेशन एंड होगा तो 2-4 मिनट इस पर हम चर्चा करेंगे। और समाज के अंदर हमारा था तीसरे नंबर का कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसकी डेफिनेशन क्या है कर्मधारय समास की? जिस समस्त पद या समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो। जिस समस्त पद या समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो, वहां उत्तर पद प्रधान, जिस समस्त पद या समासिक पद का उत्तर पद प्रधान तथा उपमेय व उपमान या विशेषण या विशेष का संबंध हो, वहां क्या होता है? तो कर्मधारय समास हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। डेफिनेशन क्या है? जिस समस्त पद या समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा उपमेय व उपमान। अब उपमेय क्या है? उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है वो उपमान हो जाता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख। मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। किसकी तुलना की जा रही? चंद्रमा की जा रही। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमेय हो गया। मुख क्या हो गया? उपमान हो गया। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय हो जाता है और जिससे की जाती है वो उपमान हो जाता है। अच्छा, विशेषण और विशेष क्या होते हैं? विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताते हैं। विशेष क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हो जाता है। और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कर्मधारय समास का पहला एग्जाम्पल है चरण कमल। इसका समास विग्रह करेंगे तो कमल के समान चरण हो जाएगा। कमल के समान चरण हो जाएगा। कमल के समान चरण हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर एक ट्रिक भी आती है। कर्मधारय समास के अंदर एक ट्रिक भी है, यहाँ पर नोट कर लो। कर्मधारय समास की एक ट्रिक है, यहाँ ऊपर नोट कर दो। इसकी ट्रिक है के समान या है जो। के समान या है जो जिस भी किसी सेंटेंस में दिखे वहां जो है क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो जैसे चरण कमल का हमने जो है समास विग्रह किया तो कमल के समान चरण, तो यहाँ के समान आ गया। के समान आया कि नहीं आ गया? पहला कर्मधारय समास पकड़ने का जो है ट्रिक के द्वारा आप पकड़ सकते हो। दूसरा नियम क्या है? जैसे ये चरण हो गया और कमल हो गया, अगर यहाँ से कमल को हटा दिया जाए तो यहाँ पे चरण बच जाएगा। तो चरण से आप क्या मीनिंग निकालोगे? चरण का मीनिंग चरण से ही निकल जाएगा। अर्थात कमल लग जाने की वजह से, इस सेंटेंस में कमल लग जाने की वजह से इसका समास विग्रह क्या हो गया? कमल के समान चरण हो गया। अर्थात यहाँ पर कौन सा? उत्तर पद हो गया। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो गया। देखो नियम में भी कि जिस समस्त पद या समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो, या तो उत्तर पद प्रधान हो तब, नहीं तो जहां उपमेय उपमान हो तब, नहीं तो विशेषण विशेष का संबंध हो, वहां पर क्या होगा?
कर्मधारय हो जाएगा। तो के समान पहली ट्रिक हो गई पकड़ने की, कर्मधारय समास। दूसरा जो है कमल जो है उत्तर पद प्रधान, यहाँ पर ये हो गया। और तीसरा जो है उपमेय और उपमान। अब उपमेय और उपमान क्या है? जैसे उपमेय होता है कि जिसकी तुलना की जाती है, उपमान क्या होता है कि जिससे तुलना की जाती है। अब जैसे कमल के समान चरण, चरण किसके समान है? कमल के समान। तो कमल क्या है यहाँ पर? ये उपमेय हो गया। क्या हो गया? उपमेय हो गया। और तुलना किससे की जा रही? चरण से। तो ये क्या हो गया? ये उपमान हो गया। तो तीसरा नियम ये हो गया। पहला नियम ट्रिक के समान, दूसरा नियम उत्तर पद प्रधान, तीसरा नियम जो है उपमेय उपमान की जो है तुलना करके जो है कर्मधारय समास को हम जान सकते हैं। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल प्राण प्रिय। प्राण प्रिय किसका समास विग्रह करो? प्राणों के समान प्रिय। प्राणों, प्राणों के समान प्रिय। प्राणों के समान प्रिय। देखो फिर जो है यहाँ ट्रिक पर जो है के समान आ गया, ट्रिक के थ्रू हम पकड़ सकते हैं। दूसरा जो है उत्तर पद प्रधान हो जाएगा यहाँ पर प्राण प्रिय। प्राण प्रिय यहाँ पे जो है देखो उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। और उसके बाद से जो है उपमेय उपमान की तुलना, प्राणों के समान प्रिय। प्राण क्या हो जाएगा? ये उपमेय हो जाएगा। प्राण उपमेय और प्रिय क्या हो जाएगा? ये उपमान हो जाएगा। देखो पहला नियम आप पकड़ कर्मधारय समास कैसे जानोगे? किसी भी सेंटेंस में अगर के समान दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। दूसरा जो है सेंटेंस में लिखा है कि उत्तर पद प्रधान। अब मान लो यहाँ पर प्राण और प्रिय लिखा है, सिर्फ अगर प्राण लिखा हो और प्रिय ना हो तो प्राण से आप क्या मीनिंग निकालोगे? प्राण से क्या मीनिंग निकलेगा? या तो आत्मा या तो प्राण। लेकिन यहीं पे प्रिय लग जाने की वजह से एक सेंटेंस में आ जा रहा है प्राणों के समान प्रिय, अर्थात यहाँ पे उत्तर पद प्रधान हो गया। उत्तर पद यहाँ पर प्रधान हो गया। तो सेंटेंस में हमारे जो है डेफिनेशन में उत्तर पद प्रधान दिया है। तो पहले ये पकड़ने की तरीका, दूसरा जो है के समान, और तीसरा जो है उपमेय और उपमान। प्राणों के समान प्रिय। प्राणों के समान प्रिय किसको तुलना की जा रही है? प्राणों की जा रही है। किससे की जा रही है? प्रिय की। प्रिय की जा रही है। तो प्राण क्या हो गया? प्राणों उपमेय हो गया। और ये क्या हो गया? उपमान हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। इसको नोट करते चलो, नोट्स को प्रॉपर बनाते चलो ताकि कोई भी परेशानी, दिक्कत या समस्या एग्जाम के टाइम में आपको ना हो। चलो इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं जो ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल नंबर 3 नीलकंठ। एग्जाम्पल नंबर 3 नीलकंठ। नीलकंठ का समास विग्रह करो। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, इसका समास विग्रह हो जाएगा। देखो फिर वैसी उसी नियम पर आते हैं जो नियम पर थे। पहला क्या था? कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान। अब जो है ये नील और कंठ लिखा है, सिर्फ नील रहे कंठ ना रहे तो नील से आप क्या अर्थ निकालोगे? नीला का अर्थ निकालोगे। लेकिन कंठ लग जाने की वजह से एक सेंटेंस तैयार हो जा रहा है कि नीला है जो कंठ। तो यहाँ पे ये कंठ जो है उत्तर पद प्रधान हो गया। यहाँ पर कंठ क्या हो गया? उत्तर पद प्रधान हो गया। और नीला क्या है? नीला ये विशेषण है। नीला क्या है? ये विशेषण है। और कंठ क्या हो गया? विशेष हो गया। कंठ क्या हो गया? विशेष हो गया। कैसे हो गया? जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कह देते हैं। तो नीला है जो कंठ, कंठ ही तो नीला है। अरे भाई नीला कंठ ही तो है, तो कंठ विशेष हो गया और नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो पहला जो है ट्रिक है जो, दूसरा जो है विशेषण विशेष, और तीसरा जो है उत्तर पद। 3 तरीके से आप कर्मधारय समास को आप जान सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 फटाफट नोट करते चलो। एग्जाम्पल नंबर 4 नीलकमल। नीलकमल सेम प्रोसीजर इसमें भी है। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसका बनाओ। नीला भी, ये भी विशेषण हो जाएगा, ये भी विशेषण हो जाएगा, और कमल जो है विशेष हो जाएगा। कमल जो है ये विशेष हो जाएगा, अर्थात कमल यहाँ उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। जो जैसे ऊपर बना है वैसे सेम इसका भी। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा एक जो है नियम नोट करो, कभी कभी क्या होता है कर्मधारय समास के अंदर विशेष पहले आ जाता है, विशेषण बाद में आता है। कभी कभी विशेष पहले, यानी कि विशेषण और विशेष, विशेष और विशेषण आगे पीछे आते जाते रहते हैं। नोट करके लिखो। जैसे एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लिख लो इसका भी। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम का क्या जो है समास विग्रह होगा? पुरुषोत्तम का समास विग्रह क्या होगा? पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो उत्तम। देखो यहाँ पे जो है पुरुष क्या हो गया? विशेष हो गया। देखो यहाँ पहले जो है पुरुष क्या हो गया? विशेष हो गया। उत्तम क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। उत्तम क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। अच्छा कैसे हो गया? कैसे हो गया? पुरुष है जो उत्तम, भाई पुरुष ही तो उत्तम है। उत्तम कौन है? पुरुष है। तो पुरुष क्या हो गया? विशेष हो गया। उत्तम क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। पहला नियम ये, दूसरा है जो ट्रिक वाला नियम, और तीसरा जो है पुरुषोत्तम। पुरुष अगर इसका बनाया जाए तो पुरुष होगा और उत्तम होगा। पुरुष उत्तम, तो पुरुष रहे अगर उत्तम ना रहे तो पुरुष से क्या निष्कर्ष निकालोगे? मानो पुरुष, लेकिन उत्तम लग जाने की वजह से जो है इसका पूरा सेंटेंस बन जाता है, तो पुरुष है जो उत्तम, अर्थात ये पूरा वाक्य पूरा होगा। तो तीन तरीके से कर्मधारय समास को पढ़ सकते हो। अच्छा इसका नियम लिख लो, नोट करके लिख लो। कभी कभी विशेष पहले, विशेष या विशेषण पहले आ जाता है। कभी कभी विशेषण या विशेष आ जाता है। चलो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। यहाँ तक कर्मधारय समास के अंदर किसी भी बच्चे को या बच्ची को कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट करके वो पूछ सकता है। जो भी हमारे पास सुविधा होंगी उसके अनुसार उसका उत्तर देने का, हम प्रति उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। अगला समास पर आते हैं, इसको नोट कर लो या लिख लो जैसे भी होगा। दूसरी चीज ये है कि जो है बच्चों आप लोग जो है प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। चलो अगले पर आते हैं, जो है चौथा कौन सा है? द्विगु समास। चौथा द्विगु समास। द्विगु क्या होता है? द्विगु समास, इसका नियम क्या है कि जिस समस्त पद या समासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। लिखते चलो, जिस समस्त पद या समासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। संख्यावाची विशेषण हो, वहां द्विगु समास हो जाता है। द्विगु होता है या द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, जिस समास पर सामाजिक पद को पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वहां द्विगु समास हो जाता है। अच्छा इसमें समूह या जो है समूह या समाहार का भी ज्ञान होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं सप्तऋषि, इसका जो है समास विग्रह करोगे तो क्या होगा? 7 ऋषियों का समूह। नियम पर क्या है? जिस समस्त पद या समासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। संख्यावाची, तो सप्त ऋषि में सप्त क्या है? सप्त का मतलब क्या होता है? 7 होता है, और ऋषि का मतलब ऋषि होता है, अर्थात 7 ऋषि कह लो, 7 ऋषि कह लो। और यहाँ पर एक नियम में ये था कि इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, तो अर्थात इसका समास विग्रह क्या बनेगा? 7 ऋषियों का समूह। भाई 7 लोग हैं तो एक समूह तो है, तो 7 ऋषियों लिख के चलो, 7 ऋषियों का समूह। अच्छा द्विगु समाज में ऐसे ही संख्यावाची आएगा। जैसे एक एग्जांपल और नोट करो, सप्तऋषि के पास है तिरंगा। तिरंगा का ती का मतलब हो गया 3 और रंगा का मतलब रंग हो गया, अर्थात 3 रंग से क्या बन गया? तिरंगा बन गया। तो पहला पद क्या हो गया? यहाँ पर भी संख्यावाची विशेषण है, तो क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। लिखते चलो, 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह। अगला एग्जांपल चौराहा ले लो। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। 4 राहों या रास्तों, है ना, जो लिखना है लिख लो, रास्तों का समूह। अगला एग्जांपल ले लो, पंसेरी 5 शेरों का समूह। 5 शेरों
शेरों का समाहार, 5 शेरों का समाहार। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल और ले लो, पंचामृत। पंचामृत, पंचामृत का चलो अच्छा बनाओ जरा, पंचामृत का सब बनाओ। पंचामृत का क्या होगा समास विग्रह? पंचामृत का क्या होगा समास विग्रह? 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह। हमने दिगु में क्या सीखा? दिगु समास का इसका डेफिनेशन क्या है? जिस समास पद या समासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहां दिगु होता है। जैसे सप्तऋषि में सप्त क्या है? मतलब 7 है, यानी कि संख्यावाची। क्या हो गया? दिगु हो गया। तिरंगा में ती क्या है? 3 हो गया, संख्यावाची हो गया, मतलब दिगु हो गया। चौराहा में चौ मतलब 4 हो गया, संख्यावाची हो गया, मतलब दिगु हो गया। सेम प्रोसीजर पंसेरी पन 5 हो गया, मतलब 5 शेरों का समाहार। पंचामृत 5 अमृतों का समूह। हर में क्या है? हर शब्द के पहले वाला जो शब्द क्या है? वो संख्यावाची है, और जब संख्यावाची है तो विशेषण है, और जब संख्यावाची विशेषण हो तो कौन सा समास है? द्विगु समास। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ। अगले पर आते, नोट कर लो, नोट करते चलो, नोट्स को बनाते चलो। अगला समास जो है 5वां आ जाता है। 5वां के बाद आ जाता है द्वंद्व। 5वां जो है द्वंद्व आ जाता है। द्वंद्व, द्वंद्व है ना, द्वंद्व, द्वंद्व समास जो है 5वां द्वंद्व समास आ जाता है ना। 5वां जो है द्वंद्व आ जाता है। द्वंद्व की परिभाषा क्या है? द्वंद्व की परिभाषा क्या है? जिस समस्त पद या समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। अच्छा, एक इसकी ट्रिक भी है। दो शब्दों के बीच में जो है योजक चिन्ह आता है। एक वो योजक चिन्ह आता है और उसके बाद से एवं लग जाता है, और लग जाता है, या आ भी आ जाता है। लिखते चलो इसका जो है, जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद, जिस समस्त पद या समासिक, समासिक पद का, जिस समस्त पद या समासिक पद के दोनों, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास हो जाता है, वहां द्वंद्व समास होता है, होता है। अच्छा, एक इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक नोट कर लो। शब्दों के बीच में ना योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह क्या होता है? शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे बीच में एक लाइन नहीं खींचते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया लाभ हानि, तो बीच में वो चिन्ह होता है ना, वही योजक चिन्ह हो जाता है। तो योजक चिन्ह आ सकता है, या तो एवं आ सकता है, या और आ सकता है, या आ सकता है। अगर इस टाइप के शब्द आपके शब्दों में मिले तो वहां क्या समझ जाना कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का मतलब इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में देखा जाए तो सुख दुख, सुख दुख, तो देखो योजक चिन्ह है। अगर यहीं पे बना दोगे तो सुख और दुख हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल देश विदेश, देश विदेश बनाओगे तो सेम क्या हो जाएगा? देश और विदेश, देश और विदेश। तीसरा क्या बनाओगे? तीसरा बनाओगे इसमें सीताराम, सीताराम, सीताराम का क्या बनाओगे? सीता और राम, सीता और राम। चौथा एग्जांपल ले लो, चौथा एग्जांपल बनाओगे आजकल, आज कल, आजकल का क्या बनाओगे? आज या कल, आज या कल हो जाएगा। अच्छा, पांचवा एग्जांपल ले लो, यस अपयस, यस अपयस, अपको यस, इसका क्या बन जाएगा? यस या अपयस हो जाएगा, यस या अपयस हो जाएगा, अपयस हो जाएगा। अच्छा, एक और ले लो, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, तन मन धन, तन मन और धन, इसमें भी क्या होगा? इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। अर्थात इसका क्या बनेगा? तन और मन और धन, यहाँ पर बन जाएगा। हमने द्वंद्व समास में क्या सीखा? कैसे पहचानेंगे कि इसमें द्वंद्व समास है? कि जिस समास पद समासिक पदों के दोनों पद प्रधान हो जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। और द्वंद्व समास पकड़ने का एक ट्रिक है, दोनों शब्दों के बीच में देखो ये योजक चिन्ह है, या तो योजक चिन्ह आएगा, नहीं तो एवं आ सकता है, या तो और आ सकता है, नहीं तो या आ सकता है। वहां पर क्या हो जाएगा? तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू सीखा। अभी तक किसी भी कोई भी प्रकार की किसी भी बच्चे या बच्चियों को दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है।
अगला लास्ट समास जो है बहुव्रीहि है, इसको नोट कर लो। अंतिम है, आज जो है समास का भी चैप्टर खत्म हो गया। बहुव्रीहि लास्ट छठा आ जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसकी डेफिनेशन क्या है बहुव्रीहि समास की? कि जिस समस्त पद या समासिक पद के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। डेफिनेशन लिखते चलो। जिस समस्त पद या समासिक पद के जिस समस्त पद या समासिक पद के दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा कोई तीसरा पद प्रधान होता है, हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। हमने क्या सीखा बहुव्रीहि समास में? होते हैं जिस समस्त पद या समासिक पद के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो एक शब्द है त्रिनेत्र। तो देखो त्रि का मतलब क्या निकल रहा है? तीन निकल रहा है। आप कहोगे सर जो है यहाँ पर पहला पद जो है विशेषण है, फिर तो ये जो है दिगु हो गया। भाई देखो दिगु, पहला पद अगर विशेषण आ जाए दिगु हो गया, आपकी बात सही है, लेकिन दोनों शब्द जो है अप्रधान है। इन दोनों शब्द को मिलाया जाए तो कोई इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, और जब तीसरा अर्थ निकलेगा तो वहां बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि नियम में बहुव्रीहि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है ये दिगु नहीं होगा, ये बहुव्रीहि समास होगा। अगर बहुव्रीहि न दिया हो तब वहां पर उत्तर ये दिगु का बन सकता है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र, अर्थात तीन नेत्र बोले तो तीन आंख। ये पहला पद और दूसरा पद दोनों अप्रधान हो गए, क्योंकि यहाँ पे तीन नेत्र किसकी है? शिव भगवान शंकर भगवान की है, अर्थात तीसरा पद यहाँ पर क्या हो गया? प्रधान हो गया। तीसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो जहाँ दोनों पद अप्रधान हो जाए, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, वहां समास कौन सा हो जाता है? तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या ले लें? चलो लेते हैं गिरिधर। गिरिधर मतलब पर्वत को धारण करने वाला। गिरि का मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। गिरि का मतलब पर्वत और धर का मतलब धारण करने वाला। तो पर्वत को धारण करने वाला कौन है भाई? यहाँ पर देखो, गिरिधर का मतलब हो गया, गिरि का मतलब पर्वत, धर का मतलब धारण। यहाँ पर दोनों पद अप्रधान है, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले कौन है? पर्वत को धारण कौन करते हैं? जल्दी बोलो। पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान। कौन है भैया? तो श्री कृष्ण भगवान है, अर्थात यहाँ पर भी तीसरा पद प्रधान हो गया और यहाँ पर भी तीसरा पद प्रधान हो गया। तो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। देखो समास वैसे ही समझ में नहीं आएगा जब तक समास विग्रह नहीं करोगे, जब तक मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा, चैप्टर पे अच्छी पकड़ नहीं बनेगी, और जब तक अच्छी पकड़ नहीं बनेगी तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। जब एग्जाम नहीं निकलेगा तो जो अपने घर से, अपने समाज से जो है डिमोटिवेट हो जाओगे, उल्टे सीधे काम करोगे और जो है जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो क्या फायदा? आगे आते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सा ले लें? एक ले लेते हैं एग्जाम्पल चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्भुज का 4 भुजाएं है जिसकी। तो 4 भुजाएं किसकी है? चतुर्भुज। चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजाएं। तो 4 भुजाएं किसकी है? 4 भुजाएं जो है विष्णु भगवान की है। तो यहाँ पर भी विष्णु भगवान। कौन सा पद प्रधान हो गया? तीसरा पद प्रधान हो गया। और जब तीसरा पद प्रधान हो गया तो समास कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास। एग्जाम्पल नंबर 4 पर लेते हैं, इसको नोट कर लो फिर मिटा दें। चलो यही लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हम ले लेते हैं विषधर।
विषधर का क्या होगा? विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। विष का क्या मतलब निकल जाता है? जहर, या विष का विष ले लो, और धर का मतलब धारण करने वाला। तो विष को धारण करने वाला कौन है? अर्थात ये दोनों पद अप्रधान है, कोई तीसरा पद निकल रहा है। तो विष को धारण कौन किया रहता है? या तो सांप किया रहता है, सर्प, या तो शंकर भगवान, या तो लिख लो सर्प, और नहीं तो शिव भगवान या भोले शंकर, जो लिखना है, शिव भगवान जो लिखना है लिख लो। तो यहाँ पर भी तीसरा पद प्रधान हो गया, अर्थात यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास हो गया। लास्ट एग्जाम्पल ले लो, दशानन। लास्ट एग्जाम्पल दशानन। दस का मतलब 10, आनंद का मतलब हो जाता है सिर, अर्थात 10 सिर किसके हैं? यहाँ पर भी तीसरा पद प्रधान रावण, अर्थात यहाँ पर भी क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब कहोगे सर जो है आपने जो है द्विगु समास में पढ़ा है कि पहला पद संख्यावाची हो तो वहां द्विगु हो जाता है, यहाँ पर 10 लिखा है तो द्विगु हो गया। हाँ, आपका कहना ठीक है, लेकिन शब्दों को मिलाओगे तो 10 आनंद, एक शब्द का मतलब हो रहा है 10 का मतलब 10 और आनंद का मतलब सिर, अर्थात दोनों शब्दों को मिलाओगे तो 10 सिर हो जाएगा, अर्थात ये 10 सिर किसके हैं? किसी कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, इसी वजह से ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप द्विगु समास में मिला के देखो, द्विगु समास का वो एग्जाम्पल क्या था? सप्तऋषि, सप्तऋषि सा तो 7 ऋषियों का समूह था, वहां पर दोनों ही पद जो है क्या थे? इसका उत्तर पद प्रधान था, और यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान है। नियम भी तो ट्रैक करो, नियम ट्रैक करोगे फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पे तीसरा पद क्या प्रधान हो गया? रावण। तो ये कौन सा समास हो गया? तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। चलो अगले पर आते हैं। अगला क्या है? समास दी एंड हो गया है ना, और जो है कल हम करेंगे, समास भी आपका खत्म हो गया। कल बच्चों हम कराएंगे रस के ऊपर चर्चा करेंगे, और हमने जो है भाषा पढ़ लिया, वर्णमाला पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया? संधि पढ़ ली, समास पढ़ ली। कल से हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे और उसका नाम है रस। रस के ऊपर जानेंगे, समझेंगे, तर्क करेंगे, और शानदार उस पर विचार विमर्श और वार्तालाप करेंगे हम लोग। और सेशन चालू हुआ था तो 2 लाइनें मैं आप लोग के लिए लेके आया था, और कहा था कि सेशन खत्म होगा तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। तो एक बार की बात है, अपने चाणक्य गुरु से कहता है, गुरुजी काश आप सुंदर होते, सौंदर्यवान होते तो बड़ा अच्छा होता। तो गुरुजी जो है उनके चाणक्य बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और वो कहते हैं कि व्यक्ति की सुंदरता उसके रूप रंग या वेशभूषा से उसकी सुंदरता नहीं होती। व्यक्ति की सुंदरता उसके गुण, उसके विचार, उसके स्वभाव, उसके चरित्र, उसके कर्म के आधार पर ही व्यक्ति सुंदर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, गुरुजी कुछ ऐसा ज्ञान दे दें, या कुछ ऐसा तर्क दे दें, या कुछ ऐसी बुद्धि बता दें कि जिससे जो है कर्म, गुण, चरित्र और जो है स्वभाव के आगे ये रूप रंग वेशभूषा छोटा दिखाई लगने लगे, छोटा पड़ जाए। कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दे, कोई ऐसा ज्ञान दे दे, कोई ऐसा उदाहरण दे दे। चाणक्य बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहते हैं ठीक है, 2 मटकी को बुलवाते हैं, 2 मटकी को बुलवाते हैं। एक मटका जो है सोने का होता है और एक मटका जो है मिट्टी का होता है, दोनों में पानी डलवाते हैं। पानी डलवाने के बाद से वो चंद्रगुप्त मौर्य से कहते हैं, किस पानी के पीने से आपकी संतुष्टि होगी, किस पानी के पी लेने से आप तृप्त हो जाओगे, किस पानी के पी लेने से आपके जो है आत्मा शांत हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, गुरुजी ये तो मिट्टी के मटके का ही पानी पी के हम संतुष्ट होंगे, मिट्टी के ही बर्तन का ही पानी पी के हम तृप्त होंगे। तो फिर वही कहते हैं चाणक्य, तो फिर ये सोने का घड़ा किस काम का? शायद उनका उत्तर वही मिल गया। अर्थात वो समझाना ये चाहते थे कि व्यक्ति अपने रूप रंग वेशभूषा से सुंदर हो या ना हो, व्यक्ति को अपने गुणों से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, अपने वाणी से उसे जो है सुंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी सुंदरता यही है, सबसे बड़ी व्यक्ति की सुंदरता क्या है? उसके गुण ही है, गुण ही सबसे बड़ी सुंदरता है। तो आज से हम क्या शिक्षा मिलती है, और आज की शिक्षा क्या है कि व्यक्ति अपने वेशभूषा रूप रंग से सुंदर हो या ना हो, उसको अपने गुणों से सुंदर होना चाहिए। किससे होना चाहिए? गुणों से होना चाहिए। तो फिर आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं बच्चों। आप लोग अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए, बेहतरीन रहिए, और जो है निरंतर नित्य अभ्यास को करते रहिए, और शिक्षा की दिशा से भारत देश की दिशा बदल दीजिए।
इतना प्रयत्न करिए। तो फिर आज की क्लास को हम इतना ही जो है करते हैं बच्चों। जय हिंद।